सबसे पहली वो चीज़ क्या होती है जो आप सोचते हैं गाड़ी लेने से पहले? एक्चुअली कंपनी थोड़ी रिलायबल होनी चाहिए। ऑटो लाइफ की ही मैंने वीडियो देखी थी। माइलेज सीएनजी पे मुझे हाईवे पे 28 प्लस मिल जाता था और सिटी में मुझे 22 23 मिल जाता है सीएनजी में? सीएनजी और पेट्रोल में? पेट्रोल में कभी सिटी में चलाते हैं, ब्रेकर आ जाता है, गड्ढों में जाती है, तो वो कंफर्टेबल लगता है आपको काइगर में? कंफर्टेबल तो है, ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू बताने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी अभी सिर्फ 6 महीने पहले खरीदी गई है और ये है रेनो काइगर। मेरे साथ इस वक्त इब्राहिम है। हाय इब्राहिम, हाउ आर यू? इब्राहिम से आज जानेंगे कि 6 महीने पहले इन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी और 10,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं। तो बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे कि इस गाड़ी के बारे में क्या खास आपको लगता है, और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने यही गाड़ी क्यों खरीदी? एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट में, इस प्राइस ब्रैकेट में जो मुझे गाड़ी लेनी थी, मेरा बजट था 7 से 8 लाख रुपए। तो उस प्राइस पॉइंट में मुझे ये गाड़ी सबसे बेस्ट लगी। इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो मुझे सबसे अच्छे लगे। और मतलब इस बजट में आपको सिर्फ यही कंपनी गाड़ी जो है अपने फीचर्स दे रही थी? फीचर्स दे पा रही थी। एक्चुअली मुझे ना सेडान लेनी थी, ना मुझे हैचबैक लेनी थी। एक्चुअली ये मिनी एसयूवी का लुक देती है नहीं, बट मिनी एसयूवी कोई टर्म नहीं होती, बट फिर भी मिनी एसयूवी टाइप मुझे कुछ गाड़ी लेनी थी, इस वजह से मैंने ये वाली गाड़ी चूज़ करी थी। जब सबसे पहले हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? एक आम जनता से मैं सुनना चाहता हूँ कि सबसे पहली वो चीज़ क्या होती है जो आप सोचते हैं गाड़ी लेने से पहले? एक्चुअली कंपनी थोड़ी रिलायबल होनी चाहिए और मुझे कम पैसों में क्या फ़ीचर्स दे सकती है कंपनी, क्योंकि मैं पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे फ़ीचर्स के साथ साथ एक अच्छा लुक भी मिलना चाहिए गाड़ी में। इस वजह से मैंने काइगर मुझे पसंद थी पहले से भी। और इसकी शुरुआत भी मेरा कुछ लेने का ऐसा मन नहीं था। ऑटो लाइफ की ही मैंने वीडियो देखी थी, एक रील देखी थी जिसपे ये बताया गया था कि इस पे एक फाइनेंस ऑफर चल रहा है जिस पे 0% EMI पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से मेरा बना कि हाँ, मैं एक ट्राई करता हूँ, एक बार पता करता हूँ क्या इसका ऑफ़र है। फिर मैं गया और मैंने पता करा तो मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली। जो कि तो समहाउ आपके मन में पैसे को लेकर सबसे सवाल पहला आया था कि आपके बजट में होनी चाहिए और फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स उतने, मतलब आपके डिमांड मतलब कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स वाला था, तो आपको ज़्यादा वो चाहिए था। इस गाड़ी में आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, सीएनजी भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है। तो आप सिटी राइड ज़्यादा करते हैं या आप लॉन्ग रूट पे भी जाते हैं? एक्चुअली मेरा सिटी राइड भी है और लॉन्ग रूट भी होता ही है जी। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर के करीब हाईवे पे ड्रिवन कर चुका हूँ। तो सबसे लॉन्ग रूट आपने अभी तक इस गाड़ी के साथ कौन सा पकड़ा था? मैं यहाँ दिल्ली टू कोटा गया था, 450 किलोमीटर वन ड्राइव मैंने वन वे में करी है, वन गो में। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे बस बीच में एक बार सीएनजी के लिए उतरना पड़ा था। बाकी थोड़ा बहुत स्नैक्स कहीं पे रुकने के लिए, रेस्ट रूम के लिए, बाकी तो मुझे नहीं लगा कोई इशू था। तो सीएनजी पे आप गाड़ी को हाईवे पे लेके जा रहे थे या पेट्रोल में? मैं सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों पे ही कन्वर्ट कर करके ले जा रहे थे? दोनों पे ही यूज़ करा था। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो सीएनजी पे मुझे हाईवे पे 28 प्लस मिल जाता था और सिटी में मुझे 22 23 मिल जाता है सीएनजी में। और पेट्रोल में? पेट्रोल में मुझे 15 सिटी में मिल जाता था। और हाईवे पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिवन करी नहीं है, क्योंकि मुझे सीएनजी हर जगह पे मिल गई थी। तो हाईवे पे मुझे शायद आई थिंक 18 प्लस दे देनी चाहिए थी मुझे, 18 प्लस। हाँ। तो इस गाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा खास आपको क्या लगता है? एक्चुअली इसका प्राइस पॉइंट में इसके जो फीचर्स हैं, अंदर से भी काफ़ी कुछ फीचर्स मिलते हैं। प्लस सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसका जो बूट स्पेस है ना, अगर मैं सीएनजी का टैंक लगाने के बाद भी अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है इसमें। अगर तो जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो मुझे क्या लगता है कि इतना स्पेस भी थोड़ा कम ही है। हाँ, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो अगर मैं इसकी सीटें भी गिरा दूं तो शायद हो सकता है मेरे उससे भी मेरा सामान बढ़ जाए, बट फिर भी मुझे काफ़ी हद तक एक और अक्सर अगर आपकी पार्टनर और फीमेल आपके साथ जो है आपके टूर पर हैं तो उनका लगेज तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से बूट स्पेस कितना भी हो
कम ही पड़ता है। तो सीएनजी टैंक लगने के बाद एक तो ये कवर्ड है, एक नाइस लुक इसका आता है। जब आप इसको खोले तो वाइट वाइट नहीं दिखता जैसा कि हमें अक्सर टैक्सी में दिखता है और कैब में दिखता है। तो क्या आपका एक टूर के हिसाब से, एक ट्रिप के हिसाब से सामान आपका इस बूट स्पेस में आ जाता है? हाँ, क्योंकि 2 मिड साइज के जो ट्रॉली बैग होते हैं वो इजीली एक नीचे और एक ऊपर में आ जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा सामान ऊपर अगर रखना हो तो वो भी आ जाता है। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कि ऐसा नहीं है कि अगर सिलेंडर लग गया है तो अब मेरे पास स्पेस नहीं बचा है। बूट स्पेस फिर भी रहता है, फिर भी अच्छा कंफर्टेबल रहता है। सो व्हाट अबाउट दिस कार, इफ आई आस्क कि इसमें सस्पेंसर कैसा है इस गाड़ी का? जब आप कभी सिटी में चलाते हैं, ब्रेकर आ जाता है, गड्ढों में जाती है, तो वो कंफर्टेबल लगता है आपको? हाँ, काइगर में कंफर्टेबल तो है, ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पहले मेरे पास जो गाड़ी थी उसमें ज़्यादा सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं थे, मगर इस पे तो मुझे पता नहीं चलता इतने ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा गाड़ी बम्प हो रही है या फिर गड्ढे पॉट होल्स का पता चल रहा है, तो मुझे इशू नहीं लगता है। इशू नहीं लगता है। सो इब्राहिम भाई, ये तो बात हो गई बूट स्पेस की। काम करते हैं, इंटीरियर की तरफ भी चलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी अंदर से बहुत अच्छी दिखे, लोग सजा के रखना चाहते हैं, इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो आप हमें इंटीरियर के बारे में भी बताइए कि इंटीरियर इस गाड़ी का आपको कितना खास लगता है या क्या कुछ कमी है उसके बारे में। लेट्स सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इब्राहिम भाई, ये की रेनो की बहुत ही खास दिखती, बहुत स्टाइलिश नहीं दिखती आपको? ये कंफर्टेबल टू यूज़ होगी, ये भी जेब में रखने में इतना परेशानी नहीं होती होगी? मुझे कभी भी लगा ही नहीं कि मैं गाड़ी को अनलॉक या लॉक करूं, क्योंकि जैसे ही पास में आता हूं अपने आप ही वो लॉक हो जाती, जैसे ही अनलॉक हो जाती है पास में आते ही, और दूर जाते ही आप जब गाड़ी के पास आते हैं तो अनलॉक ऑटोमेटिक हो जाती है? यू डोंट हैव टू प्रेस? नो, तो मेरे सिर्फ जेब में होती है, हमेशा पॉकेट में रखता हूँ, और मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई इस चीज़ से, और बहुत ही खूबसूरत लगती है और एक प्रीमियम फील देती है। ये की कंपनी की है, राइट? कार के ओरिजिनल की है। वेरी नाइस। सो आप मुझे एक बात बताइए कि आपको इंटीरियर में इस गाड़ी के क्या अच्छा लगता है? एक्चुअली इस गाड़ी में एक कंसोल है, ये मुझे बहुत प्रीमियम लगता है, बहुत पसंद आया था मुझे जब मैं लेने गया था इसे। इसका इंटीरियर में ये बटन हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। एक जो एरोप्लेन में एक होते हैं ना, उस टाइप वाला फील, उस तरीके का मोड फील देते हैं। तो मुझे ये जो इसके इजी कंट्रोल हैं, बटन्स है, बेसिकली मुझे बटन्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। आजकल जो है हर गाड़ी में ना बड़ी बड़ी स्क्रीन आती जा रही है, बड़ी स्क्रीन आ रही है, तो उसमें ना क्लिक टच करने में आप कभी टच कुछ करना चाहते हो और टच कुछ और हो जाता है, तो वो ठीक नहीं रखता है। ओके, तो ठीक है। तो आप ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको जो है गाड़ी चलाते समय वीडियो प्ले हो जाता है? नहीं, हाँ, नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी रीजन से भी नहीं होना चाहिए। तो लोग है। जो करते हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए। सो आपका जो है सबसे मेन फोकस जो रहा है वो ये कि आपकी गाड़ी में सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इसमें बटन्स हैं, बहुत सारे। तो इंटीरियर में क्या अच्छा नहीं लगता आपको इस गाड़ी में? एक्चुअली इसकी जो स्क्रीन है जी, वो काफ़ी लैग करती है। कई बार मैं एप्पल कारप्ले इसमें अटैच करता हूँ, जब कनेक्ट करता हूँ तो वो कनेक्ट नहीं होता है। कई बार वो बार मुझे वायर के थ्रू है, तो कई बार मुझे वायर प्लग करनी पड़ती है, तब जाके वो कई बार कनेक्ट होता है। तो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इनका जो UI है वो अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो प्लर A है वो काफ़ी ब्लाइंड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। जब भी कोई पास में कोई चीज़ आ जाती है और वो मुझे दिखती नहीं है, तो मुझे कई बार ऐसे करके देखना पड़ता है या फिर ऐसे करके थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। पिलर B काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड। मतलब आपको ये वाला जो पोर्शन है इस पे समहाउ यू फेस प्रॉब्लम टू सी एट दैट कॉर्नर? यस। ओके, नाइस। और क्या लगता है आपको इनको सुधारने की क्या ज़रूरत है इस गाड़ी में? ऑब्वियसली इनका जो UI है वो सुधारने की ज़रूरत है, और इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो अब आ गया है, पहले तो वो नहीं था जब मैंने ली थी, तो अब तो काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है इस चीज़ में। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनको कुछ सुधारने की ज़रूरत है। एक चीज़ और है, ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक इन्होंने यूज़ करा है, इसकी जगह पे इनको थोड़ा बहुत अच्छा प्लास्टिक या फिर सॉफ्ट कुछ लेदरेट ऐसा यूज़ करना चाहिए था। इसकी जो सीट्स है वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। AC वेंटिलेटेड भी नहीं होंगी मेरे ख्याल से। AC वेंटिलेटेड भी नहीं है, तो गर्मियों में अभी तक तो मुझे इतनी गर्मियों का सामना नहीं करना पड़ा है। तो क्योंकि अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं। अब इस वाली समर्स में देखते हैं इसकी
एसी और इसका जो वेंटिलेट इसकी जो सीट्स हैं वो कितनी काम कर पाएंगी। चलो ये तो हमने देख लिया कि इंटीरियर इब्राहिम भाई को कैसा लगा है और वो कैसा सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में। लेकिन इब्राहिम भाई मुझे ये बताइए कि जब आप लॉन्ग रूट पे इस गाड़ी को लेके चलते हैं तो सबसे खास बात आपको इस गाड़ी की क्या लगती है? कंफर्ट जोन सही है इस गाड़ी का और क्या माइलेज जो मिलता है रेंज के हिसाब से सब बढ़िया है इसका? हाँ, मुझे तो सारी चीज़ें बहुत बेस्ट लगी हैं इसकी अब तक, क्योंकि इसका एवरेज भी बहुत अच्छा है, इसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। हाईवे पे बिल्कुल भी मैंने 120 तक इसको भगाई है, कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे तो हर चीज़ बहुत बढ़िया लगी इस चीज़ की। अच्छी लगी। तो जब हाईवे पे आप चलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि अक्सर जो है मुझे रेंज कितनी मिल रही है इस गाड़ी भी जो गाड़ी आप चलाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वेरी नाइस। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो मन में कभी ये सवाल तो नहीं आता होगा कि मुझे कब तक इस गाड़ी को चलाना है। तो क्या आप गाड़ी के शौकीन हैं कि ये गाड़ियाँ बदलते रहते हैं या पर्पसफुली इस गाड़ी को आपने खरीदा था? नहीं, मैंने पर्पसफुल ख़रीदा था इस गाड़ी को और मैं गाड़ी का शौकीन हूँ, बट गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो मैं इतना ज़्यादा उस पर खर्च नहीं करना चाहता। जब तक अच्छी चलेगी, जब तक मुझे लगेगा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक मैं इसको ही चलाऊंगा। तो 6 महीने बीत चुके हैं और 10,000 किलोमीटर 10,000 गाड़ी अभी तक चल चुकी है। तो अभी कब तक का प्लान है? इसको कब तक अपने पास रखनी है या चेंज करने का प्लान कब मूड बन जाए? नहीं, मुझे कोई चेंज करने का प्लान नहीं है, मैं तो चलाऊंगा अभी आराम से। कितने साल एक गाड़ी को खींचा जा सकता है? 15 साल। जो लास्ट मेरी गाड़ी थी सेंट्रो, मैंने 15 साल खींची थी, वो भी सिर्फ इसलिए बेची ताकि क्योंकि वो दिल्ली और यहाँ पे चल नहीं सकती है वो। अच्छा, बहुत पुरानी हो गई थी वो, काफ़ी रूल्स एंड पुरानी ऑल हो के, गई थी, गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑल की इसलिए वजह मुझे से। वो बेचनी पड़ी। तो मगर 15 साल आप काइगर को चलाने वाले? हाँ, अगर 10 साल तो चलाऊंगा ही, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम्स नहीं महसूस हुई? प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, क्योंकि रेनो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी है रेनो की गाड़ी। इससे पहले मेरे पास मारुति थी, उसके बाद हुंडई थी। अब रेनो का फर्स्ट बार एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा लगता है। और इसकी सर्विस तो अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगी है, जैसे कि मैंने फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस कराई है 10,000 पे, और उनका पिकअप ड्रॉप हर चीज़ में फैसिलिटी, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, आप जब इस गाड़ी को लेने जा रहे थे तो आप माइंडसेट आपने क्लियर था कि मुझे काइगर लेनी है, आपको ये गाड़ी पसंद आ गई थी? हाँ, लेकिन अगर इस बजट में आप ये गाड़ी ना लेते तो कौन सी गाड़ी लेते? अगर मैं इस बजट में इस गाड़ी को नहीं लेता तो फिर कुछ तो प्लान किया होगा कि कोई और गाड़ी भी सोची जा सकती है। मैग्नाइट और इसके उसमें था कि मैग्नाइट लेनी है या तो इसे लेना है। एक मेरी गाड़ी और थी कि या मैं होंडा की अमेज़ ले सकता हूँ, ओके। क्योंकि होंडा एक बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है, और जब आप एक फैमिली के साथ गाड़ी पे कहीं पे भी जाते हो लॉन्ग ड्राइव पे, तो एक रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो उस चक्कर में मैं सोचा था होंडा लूँ, बट फिर मुझे लगा नहीं, हमारे यहाँ की रोड्स इतनी अच्छी हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, तो मुझे लगा थोड़ा सा कर सकते हैं, खेल सकते हैं टाइगर के साथ। तो इब्राहिम भाई, हमने बात कर ली इंटीरियर की, आपको इंटीरियर भी अच्छा लगा एंड ऑल। वैसे आपने कभी सोचा था कि अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ होता तो भी और मज़ा आता? एक्चुअली सनरूफ ओवर हाइप्ड वाली चीज़ है और मुझे ऐसा कोई बहुत ज़रूरत ही नहीं महसूस नहीं होती, क्योंकि उसको वो इंडिया में पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा उसको हाइप बना रखा है, मगर यूज़ अगर आपके पास होगी गाड़ी उसमें यूज़ नहीं होता है। जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं सनरूफ, बट फिर भी तो ज़रूरत महसूस नहीं। ठीक है, हमने इंटीरियर की बात तो कर ही ली है। आप हमें रियर सीट के बारे में भी बताएं कि जब आप गाड़ी में पीछे बैठते हैं या फैमिली आपके साथ में बैठती है, लॉन्ग रूट पे जाते हैं, सिटी में भी कभी आप फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद द रियर सीट ऑफ काइगर? मैं और मेरी वाइफ तो हमेशा आगे बैठ जाते हैं और बच्चे ही पीछे बैठते हैं, और कभी हम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा रहे होते हैं या कहीं फैमिली ट्रिप पे, तो मैं मेरी वाइफ आगे बैठ जाते हैं और पीछे हम बेड बना लेते हैं और पूरे पे दोनों बच्चों को सुला के आराम से फिर हम लेके जाते हैं। मैं इसका स्पेस दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। वैसे तो कभी कभार अगर मैं पीछे बैठता हूँ तो स्पेस तो ठीक है, बट ये जो पीछे बैक सपोर्ट है वो इतना कुशनी नहीं है, और अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ा कम है इसका, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इस पर और काम किया जा सकता है, रेनो इस पर काम कर सकती है। बाकी ओवरऑल क्योंकि सारी चीज़ें ठीक हैं, नी का स्पेस भी ठीक है और हाइट भी ठीक है, मुझे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कमी लगी नहीं इस चीज़ में, क्योंकि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी थी, और मेरी वाइफ भी सेम, तो ऐसा कभी लगा नहीं। सो ओवरऑल अगर आपको 10 में से इस गाड़ी को कुछ नंबर देने पड़े तो 10 आउट ऑफ कितना देंगे और क्यों देंगे, और लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं 10 में से 8
दे दूँगा इस गाड़ी को, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छी है। थोड़ी 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैंने बताई इंटीरियर में, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होना चाहिए था, और इसका जो स्क्रीन है वो काफ़ी लैग करती है कई बार, और इसकी कुशनिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल तो वैसे बहुत बढ़िया है गाड़ी चलने में और दिखने में, बट मुझे बस एक थोड़ा सा ही इशू हुआ था, इस वजह से मैं इसको ओवरऑल में 8 दे दूँगा। और ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने हर जगह पर ड्राइव करी है, सिटी में ड्राइव करी है और इसको हाईवे पे ड्राइव करी है, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। और रेनो का जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत अच्छा था। हर जगह पे मुझे गाइड करा है उन्होंने, अगर मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, बहुत अच्छी बात। ठीक है। सो इसी के साथ आज इस वीडियो को एंड करते हैं। इब्राहिम ने बताया कि उनका इस गाड़ी के साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपको बताएंगे किसी नई और ख़ास गाड़ी के बारे में, और लोगों से भी पूछेंगे कि भाई वो कितने टाइम से इस गाड़ी को चला रहे हैं और कितना मज़ा उनको आता है और क्या कुछ बदलने की भी ज़रूरत है। तब तक के लिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आशीष दुबे और ये है ऑटो लाइव। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।